काश मुझे भी ये सब चीज़ें अपने फर्स्ट ईयर में पता हो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा बास्किंग। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 चीज़ों को बताऊंगी जो आपको बीएमएस फर्स्ट ईयर में एटलीस्ट पता होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अभी अपने फाइनल ईयर में आने के बाद अभी एनालाइज़ की है कि जो मुझे ऐसे लगता है कि अगर मुझे भी फर्स्ट ईयर में पता होती तो शायद अच्छा होता। बट तो सबसे पहली एंड इम्पोर्टेंट बात, जनरली क्या होता है कि मेरे पास बहुत सारे इंस्टा पे ना ऐसे डीएम आते हैं कि दी हमें बीएमएस में आने के लिए कुछ टिप्स दीजिए, हमें पता नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, बहुत बार क्या होता है कि जब बच्चों को बीएमएस कब लेना पड़ता है, जब उनको एमबीबीएस नहीं मिलता है। तो इस कारण क्या होता है कि वो अपने मन से उस चीज़ को नहीं ले रहे रहते हैं, और धीरे धीरे करके उनको जब सिलेबस देखते हैं कि संस्कृत पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, तो वो एक स्ट्रेस होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो जब एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद में उसमें अच्छे से उस चीज़ को कैरी नहीं कर पाते। तो मैं आपको इतना ही बोलूँगी, अगर आप एक अच्छा डॉक्टर बनते हैं डिपेंडिंग ऑन आपका डिग्री, लाइक आप बीएमएस किए हैं, एमबीबीएस किए हैं, और आपको अपना सब्जेक्ट का प्रॉपर नॉलेज है, आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, आपने उसको अपनी युक्ति से अच्छा मेडिसिन दे दिया, आपने उसके सिम्टम्स में उसको रिलीफ दिया, पेशेंट को राहत मिला, तो क्या वो पेशेंट आपसे पूछेगा कि सर आपने बीएमएस किया या एमबीबीएस किया है? तो वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये आपका डिग्री पे डिपेंड नहीं करता, ये आपके हार्ड वर्क, आपके डेडिकेशन पे डिपेंड करता है कि आप अपनी डिग्री को कैसे ले रहे हैं। एज अ बीएमएस स्टूडेंट भी आप क्या कर सकते हैं, अपने तरीके से, अपनी आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट से, अपनी युक्ति से दवाइयाँ दे के, अपनी युक्ति से लोगों को सजेस्ट करके उनको ट्रीट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि बीएमएस तो मैंने ऐसे ले लिया, बस चल रहा है। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप अभी बीएमएस फर्स्ट ईयर में है, या बीएमएस सेकेंड ईयर में, या बीएमएस थर्ड ईयर में है, तो आपने अपने डिग्री को टेकन फॉर ग्रांट नहीं लेना है। अब आपने इसको ले लिया है तो इसको अच्छे से पढ़िए, इसको जानिए, क्लिनिक्स देखिए। दूसरा इम्पोर्टेंट बात, जनरली क्या होता है कि बीएमएस जो होता है उसमें ये बात मैंने आपको पहली वाली वीडियोस में भी बताई है कि जो संस्कृत होता है वो फर्स्ट ईयर में आपको एज अ सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ये श्योर है, ठीक है। जिसमें आपको बेसिकली जो बेसिक ग्रामर होता है वो सीखना ही पड़ता है, जैसे कि जो छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं, कारक, संधि, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके लिए आपने बिल्कुल इस चीज़ को बर्डन बिल्कुल भी नहीं लेना है कि हाँ तो संस्कृत पढ़ना है। अगर आपने बीएमएस फर्स्ट ईयर में संस्कृत पढ़ा, जस्ट आपने फॉर एग्जांपल पास होने के लिए पढ़ा एग्ज़ाम्स में, और आप पास हो गए, सेकेंड थर्ड ईयर में क्या होगा कि वही जो संस्कृत है वो इतना टफ नहीं होगा, वो एक मीडियम होगा उन श्लोकास को, उस कंटेंट को आप तक डिलीवर करने के लिए जो हमारी संहिताओं में बहुत हज़ारों साल पहले का लिखा हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास कंटेंट हमारे आचार्यों ने लिखा है, संहिताओं में है, अगर आपको एक संस्कृत का बेसिक नॉलेज रहेगा कि कैसे पढ़ना है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बहुत बड़ा श्लोक है जिसमें जो वर्ड है वो सारे एक साथ दिए हुए हैं, और आपको पता है कि संधि को लगा के यहाँ पे संधि विच्छेद कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि जब आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको उसका ट्रांसलेशन देखने का भी मतलब आपको ऐसे लगेगा कि आपको इसका मीनिंग याद हो गया। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब आपके फर्दर ईयर्स आएंगे, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आएगा, तो आपको वो चीज़ समझने के लिए बार बार ट्रांसलेशन नहीं देखना पड़ेगा, आपके पास उसका एक प्रॉपर मीनिंग होगा। और अगर कभी फॉर एग्जांपल आप श्लोका भूल भी गई, जो कि जनरली होता है, इतने ज़्यादा श्लोका हो जाती है हम नहीं याद रख पाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट उस कॉन्सेप्ट को ही बता के या उसको लिख के अपने जो नॉलेज है उसको मेंटेन रख सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, जो बीएमएस फर्स्ट ईयर होता है ना, उसमें हमारे 2 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपको मतलब लाइफ टाइम ही कैरी करना है। फॉर एग्जांपल आपका फिजियोलॉजी और एनाटॉमी, ठीक है। और जो हमारा एनसीएसएम का सिलेबस है उसमें तो आप सबको पता ही होगा कि हमने मॉडर्न को भी पढ़ना है और हमने आयुर्वेदिक को भी पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि कुछ एमके, डीके, एनके पॉइंट होते हैं, तो उस चक्कर में ना हम सब चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक ही यहाँ पे सजेशन देना चाहूँगी कि जो ये आपका सिलेबस है ना, वो एक तरीके से सारी चीज़ों को कवर करने के लिए बनाया गया है।
बट हम अपने आप को इतना एक्सक्यूज़ दे दे के क्या करते हैं कि जो डी के एन के पोर्शन होता है उसको नहीं पढ़ पाती। इवन मैं भी नहीं पढ़ पाई थी, क्योंकि मुझे भी यही मेंटली सेट था कि भाई हाँ एन के है तो इससे कुछ नहीं आएगा, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। बट जब मैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में गई तो मुझे पता चला कि वो जो चीज़ हमने वहाँ पे एन के कह के छोड़ दी, आज उसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ कि अगर वो चीज़ आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, उसको अच्छे से नहीं तो जस्ट ऐसे एक बार देखा होगा, समझा होगा, बाद में उस चीज़ में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी हम कोई भी क्लिनिकल कंडीशन एक्सप्लेन करते हैं या फिर कोई भी हम फिजियोलॉजिकल कंडीशन एक्सप्लेन करते हैं, तो वो किस पे बेस होती है? हमारी बॉडी का जो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी और एनाटमी है। और अगर हमें ये हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजी और एनाटमी अच्छे से आएगा, तभी हम उसका पैथोलॉजी अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर हमने किसी डिजीज़ का अच्छे से पैथोफिजियोलॉजी, पैथोजेनेसिस अच्छे से समझ लिया, तो हम उसको समझ पाएंगे कि हमने कहाँ पे अपना इंटरवेंशन देना है, कहाँ पे हमने पेशेंट को लाइक किस तरीके से हमने ट्रीट करना, कौन कौन सा ड्रग हम ले सकते हैं और उन ड्रग को किस किस फॉर्म में हम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर पेशेंट कंडीशन। तो ये जो एक पूरा प्रोसेस है, सिम्टम्स को देखने से लेके डिजीज़ को डायग्नोस करने से, फिर उसमें कुछ मेडिसिन देने से, इन्वेस्टिगेशन, ये सब का सब ना एक के बाद एक नहीं चलता है। ये आपको धीरे धीरे हर जगह से कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। और फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक ये सब चीज़ आपका ऐसे ही साइमल्टेनियसली चलता है। तो उसके लिए आपको आपका एनाटमी और फिजियोलॉजी का एक नॉलेज अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो आपने जस्ट उसको एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, उसको इंटरेस्ट लेके पढ़िए। हर एक सिस्टम जो है, हर एक ऑर्गन जो है वो अलग तरीके का। अगर फॉर एग्जांपल अभी आपके पास टाइम है, जस्ट अभी अभी आपने बीएमएस में एडमिशन लिया, तो आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पास अभी जस्ट यूनिवर्सिटी आने वाला है, तो आप लोग क्या करिएगा, ऑब्वियस सी बात है, आप सिर्फ एम के पोर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो फर्स्ट मेन टारगेट है वो एटलीस्ट पास होना है। हम अपना 6 मंथ बैक तो नहीं ले सकते ना। तो इसलिए अगर आपके पास नहीं टाइम है तो आप एम के पढ़िए। बट इफ़ यू हैव अ टाइम एंड यू आर जस्ट न्यूली फ्रेशर, देन डोंट स्किप दिस एरियाज। एंड द नेक्स्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ इज़, जब भी हम बीएमएस फर्स्ट ईयर में संहिताएँ पढ़ते हैं, तो हमारे पास ना बहुत सारी, आपने देखा होगा, पता नहीं मुझे सबके कॉलेज में ये सब एक्टिविटी होती है नहीं होती, मेरे कॉलेज में तो ये होती थी कि जो हमारा संहिता होता था उसमें से हमें तंत्र युक्ति ढूंढनी होती थी, या फिर जो उसका व्याख्यान दिया होता है ना, उसमें से जो श्लोका में डिफ़िकल्ट वर्ड है उसका मीनिंग देखना होता था, और वो ऐसे हमारा नॉन लेक्चर एक्टिविटी लिखता था। फिर उस चीज़ को हमने लिख के सबमिट करना होता था, और वो चीज़ को हम जस्ट ऐसे ही करते थे, मतलब बिना कुछ सोचे समझे। बट अभी जब मैं फाइनल ईयर में, तो मैं देखती हूँ कि वही जो व्याख्यान जो हमने वहाँ पे जस्ट एक पेपर पे लिख के छोड़ दिया था, आज वही उसी चीज़ को हम देखते हैं कि ओ, इस पर्टिकुलर वर्ड का क्या डेफिनेशन है, इस पर्टिकुलर थिंग्स का क्या मीनिंग है। तो वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब आप संहिता भी पढ़ते हैं, तो उसका जो व्याख्यान है, अगर आप फॉर एग्जांपल हिंदी संहिता को फॉलो कर रहे हैं, तो जो भी हिंदी का ट्रांसलेशन होता है, और अगर आप इंग्लिश का फॉलो कर रहे हैं तो इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन होता है, उसको अच्छे से पढ़ा कीजिए, ठीक है। मैं अभी आपको उसको याद करने की तो सलाह नहीं दूंगी, लेकिन अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट उस चीज़ को एक बार अपने माइंड में आपने रखना है, और उसको हर एक श्लोका के साथ जो दिया रहता है उसको पढ़िए। उससे क्या होगा ना कि आपका जो नॉलेज होगा ना, जो अंडरस्टैंडिंग होगा, जो जिससे आप चीज़ों को आज की दुनिया में रिलेट कर पाएंगे, वो एक अपर लेवल का होगा, जो हर एक उस बच्चे से अलग हुआ जो सिर्फ श्लोका पढ़ के छोड़ दिया है। तो ये व्याख्यान में ना डेफिनेशंस होती हैं, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड अगर श्लोका के अंदर है तो उसका मतलब आचार्य बताते हैं कि क्यों ये यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है। तो उस चीज़ को सिर्फ अपने नो लेक्चर एक्टिविटी या टाइम पास के लिए मत रखिएगा, उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। अगर आप उसको भी याद नहीं रख सकते कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट उसको एक थोड़ा सा ना ऐसे समझिए, उसको ऐसे थोड़ा क्या बोलते हैं, ऐसे आपको होना चाहिए कि ये चीज़ आपने पढ़ा है, ये चीज़ को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। एंड द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स, पर्सनली मुझे खुद ऐसे लगता है कि आयुर्वेदा में, इवन बीएमएस में जितना हमारे सब्जेक्ट है, जितना हमारे पास चीज़ें हैं, मॉडर्न है, आयुर्वेदिक है, वो सब थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा वास्ट सिलेबस है, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत आता है, थोड़ा सा ज़्यादा श्लोका है, थोड़ा सा ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही स्ट्रेस है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एकेडमिक एक स्ट्रेस रहता है। उसके साथ में अगर आपका कॉलेज अच्छा नहीं है, फिर जो भी आपके इसके अलावा एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं वो भी एक स्ट्रेस होता है, करियर का टेंशन होता है, बहुत सारी इसके साथ चीज़ें होती हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो भी आप करते हैं उसमें आपको अपने लिए सुकून ढूंढना चाहिए कि आप उसको अपने इंटरेस्ट से कर सकें, क्योंकि कोई भी चीज़ को हम ज़्यादा दिन तक एक फ़ेक तरीके से नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना इंटरेस्ट होना ही पड़ेगा। अगर आपको इसको अपनी लाइफ टाइम, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको कर रहे हैं, आपको आगे प्रैक्टिस करना है, जो भी करना है,
तो आपने इसको उस तरीके से लेना ही पड़ेगा और उसके लिए कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका नहीं इंटरेस्ट है तो मत लीजिए, बट अगर एटलीस्ट आप कर रहे हैं तो इसको इतना अच्छे से ट्राई कीजिए कि आपको कल को ये ना लगे कि हमने अपनी ओर से कोई कमी किया है, ठीक है। और वैसे भी हम सब जनरली क्या बोलते हैं कि भगवान भी उन्हीं सबको थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कतें देता है जो उससे लड़ सकते हैं, जो उसको बीट कर सकते हैं। तो अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग मानिए और अपनी पढ़ाई को, अपने क्लिनिक्स को अपनी ओर से पूरा आप कोशिश कीजिए, ठीक है। और जब आप अपनी ओर से पूरा कोशिश करते हैं तो हो ही नहीं सकता कि आपको फिर कोई ऐसा होना चाहिए कि हम आगे क्या करें। तो आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। तो ऐसे ही सब वीडियो के लिए और बीएमएस को और ज़्यादा जानने के लिए, आयुर्वेदा में और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।